मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी और ई दोनों कंप्लीट कर देंगे ताकि सैम्पल पेपर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 का जो पार्ट है वो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट सम फ्रूट्स एंड सीड्स। Given below is a set of information about some fruits and seeds. Fruits दे रखे ऐसे PQRS करके, fruit and seed formation के sentences आपको साइड में दिए हैं। जैसे P क्या है, nuclear cells surrounding the embryo sac develop into embryos. Ovary develops into the fruit by the application of growth hormones. Thalamus contributes to the fruit formation. Ovary matures into a fruit after fertilization. तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आप आया हुआ है चैप्टर 1 से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अबे हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक विल बी प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल ऑफ एस। ठीक है, एस देख लो, ये वाला ये बात करें बिफोर मैचुरेशन, and how many eggs are present in each embryo sac when the embryo sac is developed from a single megaspore। यानी इन्होंने पूछा है आपसे कि एम्ब्रियो सैक में आपका कितने एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हैं ओव्यूल के अंदर बिफोर मैचुरेशन, और हाउ मेनी एग्स विल बी प्रेजेंट इन ईच एम्ब्रियो सैक जब एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएगा फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। तो आंसर की तरफ चलते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर आप यहाँ देखो, वन एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल, ठीक है, एंड वन एग इज प्रेजेंट इन ईच एम्ब्रियो सैक व्हेन द एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर। ठीक है, यानी कि सिंगल मेगास्पोर कौन सा था, फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पर जो भी एम्ब्रियो सैक है आपका, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक विल बी प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल ऑफ एस बिफोर मैचुरेशन, मैच्योर होने से पहले, तो कितना होगा उसके अंदर, एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इन्होंने पूछा कि उसके अंदर कितना एग होगा जब वो सिंगल मेगास्पोर होगा, तब भी वो वन ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आंसर इस तरीके से लिख रहे हैं जैसे आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। Which of these fruits exhibits the polyembryony? Will their embryos exhibit the genetic variation? पॉलीएम्ब्रॉयनी आपको याद होगा, क्वेश्चन आपने हेडिंग पढ़ी थी एपोमेक्टिक सीड्स के अंडर, जहाँ पर एनसीईआरटी में मैंगो और सिट्रस का एग्जाम्पल दे रखा था। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जितना भी न्यूसिलस सेल होता है उसके अंदर डिवीजन हो जाती है और वो फिर एम्ब्रियोज बन जाते हैं बहुत सारे, जो प्रोट्रूट करते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो ये वाली चीज़ को हम बोलते थे पॉलीएम्ब्रॉयनी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ दीज फ्रूट्स, जो आपके ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा, PQRS में से कौन सा वाला है जो पॉली एम्ब्रॉयनी को एग्जिबिट करता है। अभी हमने डिस्कस किया कि P जो है वो एग्जिबिट करता है पॉली एम्ब्रॉयनी को, क्योंकि इसमें मोर देन वन एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर। एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द न्यूसिलर सेल्स बाय एपोमिक्सिस। ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इस वजह से एसेक्सुअल होने की वजह से इसमें कोई सी भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है। तो ये इसका आंसर होगा, विल देयर एम्ब्रियोज एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशन, तो इसका आंसर होगा नो। और फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आता है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द एम्ब्रॉयनिक सेल्स इन द अबव केस। ऊपर के केसेस के अंदर इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, तो जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियोज के, दे डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूसिलर सेल्स आर डिप्लॉयड। अब न्यूसिलर सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूसिलर सेल्स की जो प्लॉइडी होती है वो होती है आपकी 2n, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। तो उसमें से जो एम्ब्रियोज डेवलप होंगे, क्योंकि वो तो आपकी माइटोटिक डिवीजन है, तो उसमें से जो एम्ब्रियोज डेवलप होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, आपके 2n हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे, as these are formed by the apomixis, a form of asexual reproduction। asexual reproduction था, इस वजह से माइटोसिस थी,
जो 2n न्यूसिलर सेल्स थे तो एम्ब्रियो भी आपका 2n ही होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटेम्प्ट ये वाला, इधर द सब पार्ट सी और डी दोनों ही पार्ट्स डिस्कस करेंगे। विच ऑफ दीज फ्रूट्स कैन बी कंसिडर्ड एज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक हम किसको कह सकते हैं? पार्थेनोकार्पिक उन फ्रूट्स को बोला जाता है जो डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाला होगा? ये लिखा है ना, ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स कौन से थे आपके? ऑक्सिन थे, गिबरलिंस थे, आपको याद होगा। तो ये डेवलप हो रहा है बाय हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये वाला आपका हो जाएगा, क्यू वाला पार्ट हो जाएगा आपका ये वाला पार्थेनोकार्पिक वाला। विच ऑफ द फ्रूट्स पी क्यू आर और एस इज ट्रू फ्रूट विद सीड्स। ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ये होता है कि ट्रू फ्रूट्स डेवलप होते हैं ओवरी से और फॉल्स फ्रूट्स डेवलप होते हैं ओवरी के अलावा अदर पार्ट्स जैसे कि थैलेमस। एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा है, आपको याद होगा तो एप्पल है, कैश्यू है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रूट एस है दैट इज ट्रू विथ सीड्स, क्योंकि यहाँ लिखा है ना ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एस वाला जो है ये ओवरी से बन रहा है फ्रूट, तो ये आपका ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम द राइपन्ड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ओव्यूल्स जो है वो बन जाते हैं सीड्स, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे द ग्राफ शोज द antibody concentration in young calves. Study the graph and answer the questions that follows. ये वाला क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ चैप्टर से उठाया हुआ है। यहाँ पर आपको ग्राफ दे रखा है जो एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है यंग काव्स में। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी इन दिस केस? ये क्वेश्चन पहले भी एक बार पेपर के अंदर आ चुका है। इसका ज़्यादातर ह्यूमन हेल्थ में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसमें लिखा हुआ है कि पैसिव इम्यूनिटी होती है रेडीमेड एंटीबॉडीज़, चाहे वो कोलोस्ट्रम की फॉर्म में हो यानी कि फ्रॉम द मदर टू द फीटस आती है। लेकिन ये दूसरी चीज़ इसमें होती है कि ये लेस इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है, ट्रांजिएंट हैं और कोई मेमोरी सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर दीज आर मेड बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम, बॉडी खुद से बनाती है इनको। और ये लैग फेस होता है इसका। लैग का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में लार्जली इफेक्टिव होती हैं ये और मेमोरी बेस्ड होती हैं एक्टिव इम्यूनिटीज़, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपन्स टू द पैसिव इम्यूनिटी एज डेज गो बाय एंड वाई? जब फर्स्ट वीक होता है लाइफ का तो काफ की इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द काउस कोलेस्ट्रम एंड मिल्क, ठीक है। तो यही आपका इसमें शो कर रखा है। ये वाला जो पैसिव इम्यूनिटी का दिखा रखा है, ये दिखा रखा है कि इनिशियल डेज में काफ की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये काउस कोलेस्ट्रम की वजह से एंटीबॉडीज़ एकदम एनरिच्ड होता है, इस वजह से इसका पीक काफ़ी हाई दिखा रखा है। पर ये आप टाइम पीरियड साथ साथ नोट करना कि शुरू में है, राइट, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में है। उसके बाद आप नोट करोगे कि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो आपकी डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। ये वाली जैसे शो कर रखिए, ये आपकी डिक्लाइन होनी शुरू हो रही है पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद आप देखोगे कि एज द काफ एजेस द एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीजेस, यानी कि अब जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी का रोल शो कर रखा है। जैसे जैसे एज वाइज वो बड़ा होना स्टार्ट करेगा तो एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट कर जाएंगी, यानी एक्टिव इम्यूनिटी आ जाएगी एम्पावरमेंट में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये सी और डी वाला। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड डज द एक्टिव इम्यूनिटी शो एंड व्हाई? तो ये वही चीज़ है, एज द काफ ग्रोज द इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस, यानी बैक्टीरिया या वायरस है एनवायरनमेंट में, उनके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है काफ की। एंड बाय द टाइम इट इज़ नियरली, इसमें क्या टाइम पीरियड शो कर रखा है,
14th डे वाला जो टाइम पीरियड शो कर रखा है, जब 14 डे ओल्ड होगा, आफ्टर विच एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। 14th डे से यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी विल बी ऑब्जर्व व्हेन अ वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द काफ एंड व्हाई। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि जब वैक्सीन, पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन के अंदर वीकेंड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स होती हैं पैथोजन की या माइक्रोब्स की, जो हार्मलेस होती हैं, लेकिन वो अभी भी रिकॉग्नाइज हो जाती है बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है बाय एक्टिवेटिंग द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मतलब WBC को वो एक्टिवेट कर देता है, जो कि प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू फाइट द पैथोजन। ये जो प्रोसेस है, ये इसकी वजह से मेमोरी सेल्स बनते हैं जो प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन टू रिमेंबर टू फाइट द पैथोजन इफ द पर्सन इज एक्सपोज्ड अगेन। यानी कि जब भी एक्टिव इम्यूनिटी किस बिहाफ पे काम करती है, अगर हमने वैक्सीन के थ्रू इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट कर देता है WBC सेल्स को। WBC सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और क्रिएट करते हैं मेमोरी सेल्स। ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये पैथोजन को याद रखते हैं, रिमेंबर रखते हैं, और उसके बाद जब भी वो एक्सपोज होगा तो ये फाइट बैक करते हैं।